लास्ट क्लास में मैंने बताया था बैंकिंग ऑफ रोड्स विथ फ्रिक्शन, याद है? यस सर। बड़ा सा एक्सप्रेशन वी के लिए आया था। तो हो सकता है कि इतना बड़ा एक्सप्रेशन आपको पूछे नहीं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये सेंस तो होना चाहिए। यही था ना लास्ट क्लास में, एक बार देखो कि फ्रिक्शन आने से वेलोसिटी का रेंज बढ़ जाता है, फ्रिक्शन एडिशनल एडवांटेज है। अगर इतना भी समझ में आ गया, अगर ये पूरा एक्सप्रेशन याद है, फिर तो ठीक है, नथिंग लाइक इट। ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन जो डिराइव किया था, ठीक है। अदरवाइज अगर ये सेंस भी याद है तो आपका काम चलेगा। इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी कराए थे और एक दो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कराए थे, याद आया? दिख रहा है? बोलो। यस सर। आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन वर्टिकल सर्कल। तो अभी तक जो भी पढ़ रहे थे उसमें सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा था। अब हम लोग देखेंगे मोशन इन वर्टिकल सर्कल। ठीक है, उसमें से ये बता चुका हूँ क्या, मोशन ऑफ मोटरिस्ट ऑन अ कर्व्ड पाथ, ऐसा कुछ देखते हैं अगर होता है तो। मोशन ऑफ ऑन अ कर्व्ड पाथ, शायद ये बता चुका है मैंने। एक बार देखो तो, ऐसा वाला बताया था। अगर ऐसे किसी रोड पे जा रहा है, यस सर। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन इधर, mg इधर, ये सब बताया है ना सर। तो ये वाला एग्जांपल यस सर। ठीक है, मुझे भी याद आया, मैं बता चुका हूँ। तो इसमें अब सीधे आते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मतलब देखो, सपोज ये एक स्ट्रिंग है L लेंथ का, इस L लेंथ के स्ट्रिंग के एक एंड पर कोई एक मास अटैच कर दिया और ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो ध्यान दोगे कि अगर ये जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, इस लोअर मोस्ट पॉइंट का नाम दे देते हैं A। तो अगर ये लोअर मोस्ट पॉइंट है, यहाँ पर इसको कुछ स्पीड u दिया, तो क्या क्या हो सकता है। इस पॉइंट को A कह देते हैं, इस पॉइंट को मान लो B कह देते हैं, इस पॉइंट को C कह देते हैं और इस पॉइंट को D कह देते हैं। तो u की वैल्यू अगर ज्यादा है तो ये सर्कल पूरा भी कंप्लीट कर सकता है ना? यस सर। u की वैल्यू अगर कम है
तो हो सकता है बी और डी के बीच ऑसिलेट करता रहे। Yes, sir. Yes, sir. डी की यू की वैल्यू थोड़ी और ज्यादा है, तो हो सकता है कि बी से ऊपर भी जाए, बी और सी के बीच में कहीं रुक जाए, फिर वापस आए, है ना। तो ये सारी पॉसिबिलिटी इसमें है। यहां तक समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, कब होगी, ये हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो इसको मैं दो पार्ट में पहले डिवाइड कर देता हूँ। पहले तो पहले ए टू बी के बीच में जो मोशन होता है उसका डायग्राम मैं बना के दिखाता हूँ आपको। तो इसका नाम कुछ दे देते हैं, ए बी, जो भी कहना है, ए समझ लो। मोशन बिटवीन ए एंड बी। लिखना मत, मैं टाइम दूंगा, एक बार दिमाग में बैठ गया तो आपका काम चलेगा। थोड़ा ध्यान से देखिए। इसी डायग्राम को ड्रॉ कर दो, इसी डायग्राम को फिर से कर दो। ए और बी के बीच देखिए, ए और बी के बीच किसी भी पॉइंट पर अगर देखेंगे, यहां पर कहीं मान लो ये मेरा पॉइंट पी है, पॉइंट के लिए हाँ, क्या क्या फोर्स लगेगा? तो एक तो mg नीचे लगेगा, लगेगा। Yes, sir. एक Yes, sir. स्ट्रिंग का टेंशन T इधर लगेगा, है ना। ये दो फोर्सेस होंगे और ये एंगल मान लो थीटा है। इस पॉइंट P पर इसकी स्पीड v है। अगर तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो mg का ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा इधर होगा और ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा इधर होगा, हाँ या ना। हाँ, sir. Yes, sir. अगर मैं इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं, सब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं तो t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, दैट इज l। तो यहां से t की वैल्यू मिलेगी mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई l, मिलेगी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. v की वैल्यू अगर निकालूं तो पॉइंट A और P के बीच एनर्जी कंजर्व कर देते हैं। सो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन A एंड P। तो पॉइंट A पर एनर्जी हाफ mu स्क्वायर, पॉइंट P पर एनर्जी हाफ mv स्क्वायर और पॉइंट P पर पोटेंशियल एनर्जी भी होगा क्योंकि पॉइंट P A से ज्यादा हाइट पर है ना। Yes, sir.
पॉइंट P की हाइट A के रेस्पेक्ट में ये है ना, है ना। इस h की वैल्यू कितनी होगी? तो अगर ध्यान से देखोगे तो L माइनस L cos थीटा होगी। सर एच के फिर से समझाओ। h कैसे निकाला? सर नहीं, ये एच क्या है मतलब? अरे ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच हाइट गैप कितना है? ओके, हाँ समझ। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh होता है। तो A पर पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 है तो B पर mgh होगा। h की वैल्यू कितनी होगी? तो O से A तक ये पूरा लेंथ L हो गया, माइनस ये वाला पार्ट केवल L cos थीटा होगा, क्योंकि ये भी तो L है, तो L माइनस L cos थीटा h होगा। Yes, Yes, sir. sir. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस mgh, और h को लिख देता हूँ L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी u स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ तो -2gl 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, v स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अच्छा, अब v, तो चलो इसको भी मान लो ऐसे। ये सब कोई फॉर्मूला नहीं है, जस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। फॉर्मूला क्या याद करना है मैं बताऊंगा। तो v का वैल्यू अगर हम यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, v का वैल्यू अगर मैं मान लीजिए वहां से वहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो t का वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ थीटा मिल जाएगा, मिलेगा ना। बट चलो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ये नहीं, थोड़ी देर के बाद समझाऊंगा। अभी तो ये एक्सप्रेशन, अभी सिर्फ अगर आपको ये समझ में आ गया कि इस t के एक्सप्रेशन को देखो, तो t कभी भी 0 नहीं होगा। दिख रहा है? हाँ सर, mg Yes. स्क्वायर एल। Yes. हाँ, तो ये कुछ पॉजिटिव होगा, मैक्सिमम 0 हो सकता है, तो t फिर भी तो mg cos थीटा रहेगा ना। मतलब b Yes, और sir. d के बीच में अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कभी 0 नहीं होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो ये पार्ट मुझे अभी समझाना आपको पर्पस था कि हेंस बिटवीन b एंड d टेंशन इन द स्ट्रिंग कैन नेवर बी 0। ठीक है, A and B होगा ना? क्या B and D लिखा सर आप? लेफ्ट साइड भी देखो ना, सिमिलर कहानी लेफ्ट साइड भी होगी ना। Yes, sir. है ना, Yes, sir. पक्का। तो टेंशन 0 नहीं होगा, बट v तो 0 हो सकता है ना। ठीक, वैसे ही बिटवीन b एंड d v कैन बी 0 डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ u, है ना। Yes, sir.
तो यहीं से तीसरा पॉइंट, hence सर ये ए एंड बी के बीच में भी एप्लीकेबल है ना? हाँ, ए एंड बी एंड डी, डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट को तुमने राइट में वेलोसिटी दिया है या लेफ्ट में दिया है। Hence circular motion ceases between B and D only when object comes to rest. And particle oscillates subsequently. ये 3 बात समझ में आई? फिर वो लास्ट पॉइंट समझा। तो बी और डी के बीच कहीं भी पार्टिकल का स्पीड अगर 0 हो गया तो क्या होगा, वहां पर रुक जाएगा, फिर वापस आएगा। तो ऑसिलेट करता रहेगा बी और डी के बीच में। ओके, हाँ जी समझा। बट स्ट्रिंग कभी स्लैक नहीं होगा, स्ट्रिंग टॉट रहेगा और ये ऑसिलेट करता रहेगा। कॉपी कर लीजिए।
सर बोलो। सेकेंड पॉइंट में v कैन बी 0 डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ u, तो उसमें फिर l और cos एंगल का भी डिपेंड करेगा ना। अरे तो u कितना है उस पर डिपेंड करेगा कि किस पोजीशन पे जाके वेलोसिटी 0 होगा या नहीं होगा, ये मतलब है कि इनिशियल लोअर मोस्ट पॉइंट पर तुमने कितना स्पीड दिया है उस पर डिपेंड करेगा कि ए और बी के बीच में कहीं वेलोसिटी 0 होगा या नहीं होगा। है ना? तो ए और बी के बीच कहीं 0 होगा मतलब थीटा की वैल्यू पता चलेगी। हो गया सबका? नहीं सर 5 मिनट। ठीक है, ठीक है। सर वो ऑसिलेट के बाद क्या लिखा है? सब्सिक्वेंटली। डन सर। वेट सर वो लास्ट वर्ड क्या लिखा है लास्ट पॉइंट का? सर लास्ट वर्ड क्या लिखा है लास्ट पॉइंट का? सब्सिक्वेंटली। थैंक यू सर। हो गया? यस सर। आगे बढ़ो। यस सर। Motion between A and B. B motion between B and C. चलो अब B पार्ट देखिए। एक बार इसका मोशन बिटवीन B एंड C को देखिए। B और C के बीच में कहीं भी मान लो यहाँ पर अगर पार्टिकल है कहीं भी, ठीक है, तो ये कोई पॉइंट P है।
यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो mg नीचे होगा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, तो mg का ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा होगा और mg का ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा होगा, और यहाँ पर ये इधर जा रहा है ऐसे, इसकी स्पीड मान लो v है। इस पॉइंट को पॉइंट P कहते हैं। यहाँ पर अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें, सब ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे mg cos थीटा प्लस टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर होगा प्लस t इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई l। तो t की वैल्यू हो गई mv स्क्वायर बाई l माइनस mg cos थीटा, है या ना? बोलिए। यस सर। हाँ सर। Applying law of conservation of energy between A and P, तो एनर्जी एट A हाफ mu स्क्वायर लिखेंगे, एनर्जी एट P हाफ mv स्क्वायर लिखेंगे प्लस mgh लिखेंगे। इस डायग्राम में h क्या होगा, तो देखिए यहाँ और यहाँ के बीच का हाइट डिफरेंस h होगा तो ये h की वैल्यू दिख रही है l प्लस l cos थीटा, दैट इज l इंटू 1 प्लस cos थीटा, दिख रही है? तो मैं यहाँ पर लिखूंगा हाफ mv स्क्वायर प्लस mgl इंटू 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, तो यहां से मुझे मिल गया v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gl 1 प्लस cos थीटा, ऐसा कुछ है ना? A और P के बीच क्यों लिया? B और P के बीच। अरे मुझे पॉइंट P पर वेलोसिटी और पॉइंट P पर टेंशन चाहिए। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे, टेंशन वाले एक्सप्रेशन को, तो इससे पिछले वाले केस में यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है ना? हाँ सर। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग 0 हो सकता है इस केस में? यस सर। बी और सी के बीच जैसे जैसे ऊपर हम जाएंगे स्ट्रिंग का टेंशन 0 हो सकता है, क्योंकि स्ट्रिंग का टेंशन थीटा के डिक्रीज करने से डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, थीटा डिक्रीज ही करेगा ना? यस सर। तो जैसे जैसे थीटा डिक्रीज करेगा कॉस थीटा इंक्रीज करेगा, कॉस थीटा इंक्रीज करेगा तो टेंशन इन द स्ट्रिंग डिक्रीज करेगा। यस सर। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, कॉस थीटा इंक्रीज करेगा तो v डिक्रीज करेगा। तो ऊपर जाने से v डिक्रीज कर रहा है और कॉस थीटा इंक्रीज कर रहा है, मतलब टेंशन 0 होगा, मतलब हो सकता है ना?
यस सर। तो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं, सर पर mg cos थीटा की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ना। मतलब क्या मतलब बोलो। mg cos थीटा की कोई वैल्यू तो होगी ना, जैसे मतलब कुछ वैल्यू, मतलब वो जीरो तो नहीं हो सकता mg cos थीटा। mg cos थीटा कहाँ मैं बोला जीरो होगा? नहीं होगा सर, आपने ही बोला था। तो फिर वो मतलब जीरो कैसे होगा? क्या जीरो कैसे होगा? अगर सर mv स्क्वायर जीरो है, mv स्क्वायर बाय r, तो mg cos थीटा जीरो नहीं mv होगा। स्क्वायर बाई आर कहाँ जीरो है? अगर सर अगर क्या अगर मतलब कैसे? हमने सोच लिया कि वो मतलब mg cos थीटा, अब mv स्क्वायर बाय l जीरो है, तो जो mg cos थीटा होगा उसकी कोई वैल्यू होगी तो वो माइनस में नहीं आ जाएगा टेंशन, मतलब नेगेटिव, मतलब अलग डायरेक्शन। क्या कुछ कुछ बोल रहे हो, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। There may exist a value of theta at which t becomes zero. If it is so, then circular motion ceases due to slacking or string. अब जो मैं कह रहा हूं जरा ध्यान से सुनो। इससे पहले वाला जो केस था और इस केस में फर्क क्या है? फर्क ये है कि उस केस में ए और बी के बीच अगर सर्कुलर मोशन खत्म होता है तो उसका रीजन ये है कि पार्टिकल का स्पीड जीरो हो गया होगा। बट बी और सी के बीच सर्कुलर मोशन खत्म होता है तो उसका रीजन ये होगा कि स्ट्रिंग का टेंशन जीरो हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि बिटवीन ए एंड बी स्ट्रिंग का टेंशन कभी जीरो नहीं हो सकता, वी जीरो हो सकता है। बट बिटवीन Yes. बी एंड सी स्ट्रिंग का टेंशन जीरो हो सकता है, वी जीरो होने से पहले। यस सर। है ना? Yes. तो ये वैल्यू की जरूरत नहीं है, ये एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको दिमाग में ये बैठाना है कि अगर स्ट्रिंग में एक पत्थर बांध दिया और वर्टिकली उसको घुमा रहे हैं तो अगर ए और बी मतलब लोअर हाफ ऑफ द सर्कल में कहीं सर्कुलर मोशन खत्म होता है तो उसका एक ही रीजन है कि पार्टिकल की स्पीड कहीं जीरो हुई होगी तो वापस लौट के आया होगा, ऑसिलेट किया होगा। बट हाफ सर्कल से ऊपर जाने पर कहीं सर्कुलर मोशन खत्म होता है? नहीं होता है तो कोई बात नहीं, बट अगर खत्म होता है तो उसका रीजन ये होगा कि स्ट्रिंग का टेंशन जीरो हो गया होगा, स्ट्रिंग स्लैक कर गया होगा। है ना? क्योंकि बिटवीन ए एंड बी स्ट्रिंग के स्लैक होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि टी का टर्म हमेशा पॉजिटिव है, mv स्क्वायर बाई एल प्लस mg cos थीटा। तो दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी मिलके कभी जीरो नहीं हो सकता। Yes, sir. ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए।
इसमें से कुछ भी आपको याद नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ये फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, एच कैसे निकालते हैं, ये सब समझ गए तो काफी है। याद कुछ याद नहीं, केवल ये कंसेप्चुअली समझना है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में स्ट्रिंग में अगर पत्थर लगा दिए तो लोअर हाफ में कभी भी स्ट्रिंग स्लैक नहीं होगा, अपर हाफ में स्ट्रिंग स्लैक हो सकता है। सिंपल काम ये है। लिख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ो क्या? सर को Yes, sir. हाँ सर। क्या सबका हो गया? नहीं सर। ठीक है, लिखिए जल्दी।
सर हम्म आपने सीजेस के बाद क्या लिखा है? सर्कुलर सीजेस ड्यू टू स्लैकिंग ऑफ स्ट्रिंग। टेंशन जीरो होगा तो स्ट्रिंग स्लैक करेगा ना। यस सर। क्या है कि मेरी हैंडराइटिंग समझ नहीं आती। तुम लोग डॉक्टर बनेगा ना? यस सर। अरे हाँ, तो देखो मैं भी जो है ना आधा डॉक्टर बन गया। मेरी भी राइटिंग हम समझ नहीं आती। हम लोग पूरे बन गए, हमारी हैंडराइटिंग पूरी खराब हो गई। तो आधा डॉक्टर मैं भी बन गया, मेरी भी हैंडराइटिंग समझ नहीं आती। खाली बायो पढ़ना रह गया था, नहीं तो मैं भी डॉक्टर बन ही जाता, है ना? यस सर। आगे बढ़ो। यस Yes. ये तो आपको समझने समझाने की कहानी थी। अब यहाँ से ये समझ आएगा। अब हम लोग ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मिनिमम स्पीड कितना दें कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे। ठीक है? यस सर। ठीक है। सो मिनिमम स्पीड जो हम लोगों के डायग्राम में u है, given at a such that particle complete vertical circular motion, है ना? ठीक है? क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ आया? क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझ आया? क्या ढूंढ रहे हैं? यस सर। अगर ये समझ आया ओ भाई साहब, रहने दो। तो ये बात समझ आ रहा है कि अगर C तक पहुंच गया, अगर पार्टिकल किसी तरह C तक पहुंच जाए और C पर स्ट्रिंग टॉट रह जाए, है ना? समझ रहे हो? अगर पार्टिकल C तक पहुंच जाए और C पर स्ट्रिंग टॉट रह जाए तो उसके बाद तो हो ही जाएगा। क्रिटिकल Yes. पॉइंट ही है ना? यस सर। Yes. Sir. अच्छा, तो बस हो गया। तो ये बात समझ में आई। इसके लिए कंडीशन क्या रखेंगे? कंडीशन ये रखेंगे कि पार्टिकल पॉइंट C पर पहुंचता है और पॉइंट C पर स्ट्रिंग टॉट है, स्लैक नहीं हुआ है। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो सर्कुलर मोशन पूरा हो जाएगा, यस सर। है ना? ठीक है। सो एज अ थ्योरी लॉजिक ये हुआ सर कि डॉट का if- मतलब क्या है सर? डॉट का मतलब, अरे कहता है ना कि स्ट्रिंग टाइट है। टाइट वर्ड समझता है? तुम लोग बोलता हाँ, है कि धागा, तो टाइट गलत है, टाइट वर्ड नहीं होता है। स्ट्रिंग टाइट नहीं होता, टॉट होता है, TAUT। ओके। लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा होगा ना, TAUT टॉट। ये जहाँ हम लोग वो गलत लैंग्वेज में बोल देते हैं कि स्ट्रिंग टाइट है, टाइट वर्ड नहीं होता। हाँ, सो इफ पार्टिकल reaches to point C and
a string remain taut then it will complete vertical circular motion. ये लॉजिक हो गया? है ना? हाँ सर। तो अब इसी लॉजिक को मैथमेटिकली यूज करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे TC plus mg, this should be equal to mvc square upon L. Yes sir. Yes. एनर्जी कंजर्वेशन से लिखेंगे तो हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू 2mgl प्लस हाफ mvc स्क्वायर। समझ आया? पहला इक्वेशन है सर्कुलर मोशन के डायनामिक्स का और दूसरा इक्वेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। सोच के बताओ। यस सर। पक्का? तो इक्वेशन 2 से vc स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी? देखो u स्क्वायर माइनस 4gl ऐसा मिलेगा। हाँ सर। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो TC प्लस mg is equal to m by L into vc square, that is u square minus 4gl होगा। So TC is equal to mu square by L minus 4mgl और ये mg इधर minus 5mg ऐसा होगा। हाँ सर। Now जैसा मैंने कहा कि पॉइंट C पर स्ट्रिंग टॉट होना चाहिए तो TC ग्रेटर इक्वल टू 0 means mu square by L greater equal to 5mg है ना? बोलो। चलो फिर से समझाना इसके बाद और। So u should be greater equal to under root 5gl, मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट पर मिनिमम स्पीड अंडर रूट 5gl चाहिए तभी सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा। ये रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए। चलो इसके बाद वाला समझाओ। क्या? कुछ नहीं समझाऊंगा, खुद देखो, खुद लिखो, देखो उसके बाद भी नहीं समझ आया तब समझाता हूँ। तो अभी हिस्ट्री के जैसा देख रहे हो इसलिए लगता है नहीं समझ आया, लिखोगे तो खुद कहोगे यार सर समझ गया मैं। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने का कंडीशन हो गया। यस सर। कॉपी कर लीजिए।
डन सर। हो गया सबका? आगे बढ़ूं? यस सर। कोई पूछ रहा था कि ये कहाँ से आया, समझ आया तुम्हें? हाँ सर समझा। अब केस 2। अगर ये पॉइंट बी तक पहुंच गया, ए और बी के बीच में मैंने क्या कहा था कि वेलोसिटी पहले 0 होगा, याद है? यस सर। हाँ तो अब हम लोग निकालते हैं कंडीशन फॉर बॉडी टू रीच पॉइंट बी। कंडीशन फॉर बॉडी टू रीच पॉइंट बी। तो देखो, यहाँ पर्पस है पॉइंट बी तक पहुंचना। तो पॉइंट बी पर अगर पहुंच भी गया जस्ट, यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, mg नीचे होगा, टेंशन T इधर होगा, है ना? तो पॉइंट बी पर अगर जस्ट पहुंच भी गया, जस्ट पहुंच भी गया का मतलब है कि पॉइंट बी पर अगर इसकी वेलोसिटी 0 भी हो गई तो हमारा काम चलेगा, है यस ना? सर। तो मिनिमम की अगर बात करूं तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई, मीन्स यहाँ पर केवल इतना लिख सकते हैं हाफ mu² इज इक्वल टू mgl। समझ आया कि नहीं? यस सर। या प्रॉपरली लिख के बताऊं? तो यहां से मिलेगा u इज इक्वल टू √2gl। तो √2gl के बराबर स्पीड मिला, मतलब बी तक पहुंच गया। उससे कम मिला तो बी और डी के बीच ऑसिलेट किया। उससे ज्यादा मिला और √5gl से कम मिला तो बी और सी के बीच स्लैक कर गया। और उससे ज्यादा मिला तो पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा। यहां से ये बात समझ आया? तो अब यहां से देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सब ध्यान से देखेगा। ये फाइनली अभी जो लिख रहा हूं वो याद रहना चाहिए। पहला पॉसिबिलिटी ये हुआ कि इफ u इज ग्रेटर इक्वल टू √5gl। अभी देखा सबसे ऊपर में, सबसे ऊपर फर्स्ट केस में यही लिखा था ना मैंने। यस सर। देन द पार्टिकल कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कोई दिक्कत नहीं। जो सेकेंड केस मिला उससे हम ये कह सकते हैं if u is greater than 0 but less than or equal to √2gl, then
particle will oscillate between B and D, है ना? B और D के बीच किसी पॉइंट में ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। यही मतलब हुआ ना इसका? Yes, sir. इसी बात का तीसरा मतलब ये हुआ कि अगर U √2GL से ज्यादा है बट √5GL से कम है, तो क्या होगा? देन a string will slack somewhere between B and C। यही मतलब हुआ ना? Yes, sir. And circular motion ceases afterwards। है ना? तो ये तीनों एज अ रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो सोच समझ के इसको कॉपी कर लीजिए। सॉरी सर आप थोड़ा सा ऊपर कर सकते? और ऊपर करना है? नहीं सर।
डन सर। लिख लिए? Sir, what you have written of the circular motion? क्या? Circular motion के बाद क्या लिखा है last part? Ceases afterwards. Done, sir. डन। आगे बढ़ूं? Yes, sir. अब जरा ऐसे सोचो कि ये तो था कि एक स्ट्रिंग में एक स्टोन को बांध के रोटेट किए। Yes. इसी क्वेश्चन को, इसी टाइप के क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका हो सकता है कि मान लो ये वर्टिकल हॉलो स्फीयर है, ठीक है, और वर्टिकल हॉलो स्फीयर के यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं है, इनसाइड पॉइंट पर किसी ऑब्जेक्ट को कुछ वेलोसिटी दिया, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, mg नीचे होगा और सरफेस नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगा, है ना। किसी भी पॉइंट पर सरफेस नॉर्मल रिएक्शन इधर होगा और mg नीचे होगा, यही कहानी है ना। यस सर। तो सब Yes, कुछ sir. वही है, जो टेंशन इन द स्ट्रिंग था उसकी जगह सरफेस नॉर्मल रिएक्शन है ना। हाँ सर। तो उसमें हम लोग कहते थे कि स्ट्रिंग स्लैक होगा अगर टेंशन 0 होगा, तो इसमें हम लोग कहेंगे कि पार्टिकल इस वर्टिकल सर्कुलर पाथ से कांटेक्ट छोड़ देगा, अदरवाइज बाकी सारे रिजल्ट वही रहेंगे। हाँ ये बात समझ आ रहा है? मोशन ऑफ पार्टिकल इनसाइड अ वर्टिकल लूप। तो ये पूरी स्टोरी वही है जो पहले थी, है ना। This is similar to tension in the string. क्लियर है? यस सर। तो इसमें जो रिजल्ट मिला था मुझे, यही रिजल्ट इसमें भी मिलेगा, है ना। तो इसमें जो रिजल्ट मिला था हम लोगों को, यही रिजल्ट इसमें भी मिलेगा। फर्क इतना है कि जहां हम लोग स्ट्रिंग टॉट ये सब बोलते थे, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि पार्टिकल कांटेक्ट नहीं लूज करेगा। तो ये जो मैंने लिखा था, देन स्ट्रिंग विल स्लैक समवेयर, इसको लिखेंगे पार्टिकल विल लूज contact with the particle will lose, yeah, with track somewhere between B and C। आया समझ में? यस सर। तो ABCD का नोमेनक्लेचर वही होगा जो पहले था। मतलब इस पॉइंट को A कह देते हैं, इसको B कह देते हैं, इसको C कह देते हैं, इसको D कह देते हैं, इसको सेंटर O कह देते हैं।
तो इसमें नया कुछ नहीं करना है, वही जो पहले था वही है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। सर आपने वो पार्टिकल उसके बाद क्या लिखा है सर? पिंक वाले में पार्टिकल विल लूज कांटेक्ट विद ट्रैक, particle will lose contact with track। हो गया? हाँ सर। तो चलो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन खत्म नहीं हुआ है, और भी है, तो और नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी जितना किया है उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? चलिए, तो अभी पहले जितना अभी सिखाया सिर्फ उसके बेसिस पे ये 2 क्वेश्चन करके दिखाइए।
डन सर। हो गया सबका? यस सर। फर्स्ट वाले का क्या मिला? ये वाटर है तो वाटर का खुद का वेट mg नीचे है ना, बोलो। है ना, और ये वाटर जिस बकेट के साथ कांटेक्ट में होगा वो उस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, नीचे नहीं गिरेगा, मतलब n प्लस mg, इसकी वैल्यू तो mv² के बराबर होगी, मतलब n की वैल्यू mv² माइनस mg के बराबर होगी। नहीं गिरने के लिए n शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना, मतलब mv² ग्रेटर देन mg होना चाहिए। ऐसा कुछ आंसर मिला? यस सर। यस सर। सी, कोई डाउट किसी को? सेकेंड का आंसर बताओ। सी। सेकेंड ऐसा है कि ये एक स्लाइड है, जो स्लाइड का बॉटम इस सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट हो जाता है, यही मतलब हुआ ना। इस क्वेश्चन का यही मतलब हुआ। तो ये हाइट h है अगर, तो यहां से जो पार्टिकल गिरेगा वो जब यहां पहुंचेगा तो उस समय जो इसकी स्पीड होगी वो सर्कुलर मोशन के लिए सफिशिएंट होना चाहिए। यस सर। तो इस पॉइंट को A कह दो, इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो P। तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन होने के लिए u शुड बी ग्रेटर इक्वल टू √5gl/gr। अभी देखे थे, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। यस सर। अब P और A के बीच एनर्जी कंजर्व करोगे तो mgh इज इक्वल टू हाफ mu²। तो u इज √2gh। हाँ या ना? पहला इक्वेशन वर्टिकल सर्कुलर मोशन के कंडीशन से, दूसरा इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन से। कोई दिक्कत किसी को? तो इसका मतलब है √2gh शुड बी ग्रेटर इक्वल टू √5gr। इसका मतलब है 2gh इज ग्रेटर इक्वल टू 5gr, मतलब h इज ग्रेटर इक्वल टू 5r/2 होगा, बोलो। हाँ सर। यस और सर। r को डायमीटर बाई 2 लिख सकते हैं, तो 5d/4 हो गया। तो h मिनिमम पूछा है,
तो H मिनिमम की वैल्यू 5D/4 हो गए। ऐसा कुछ है आंसर? आया समझ में? यस आप लोगों सर। ने कुछ और कर दिया था। सर वो फर्स्ट क्वेश्चन नहीं समझा, मतलब n पानी बकेट के साथ कांटेक्ट में कब रहेगा? जब n>0 होगा। हाँ कोई भी चीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में कब रहता है? जब n>0 होता है। ओके, हाँ हाँ सर समझा। आगे बढ़ूं? बोलो। यस सर। ये क्वेश्चन देखो। ये वाला देखो तो इससे बहुत कुछ क्लैरिटी मिलेगा।
आया कुछ? बोलो। कर रहे हैं सर। ये जो वैल्यू है ये अंडर रूट 3.5 GL है, मतलब अंडर रूट 2 GL से ज्यादा है और 5 GL से छोटा है। मींस बी और सी के Yes. बीच स्ट्रिंग कहीं स्लैग करेगा। यस सर। तो कहाँ स्लैग करेगा ये पूछा है, कितने एंगल जाने के बाद। देखो इधर, मान लेते हैं यहाँ कहीं पर स्ट्रिंग स्लैग किया और इनिशियल वेलोसिटी u जो कि दिया हुआ अंडर रूट 3.5 GL वो यहाँ कहीं मिला। तो हम लोगों को ये एंगल ढूंढना है, मतलब थीटा मिल जाएगा तो 180 माइनस थीटा मेरा आंसर होगा। आया ना? तो इस पॉइंट P पर जैसा मैंने किया था ठीक वैसे ही, ये mg, ये थीटा, तो ये mg cos थीटा और इधर ही हो गया टेंशन T। तो वहां पर mg cos थीटा प्लस T इज mv स्क्वायर बाई L। तो T हो गया मेरा mv स्क्वायर बाई L माइनस mg cos थीटा, है ना? सर 120 डिग्री आंसर।
और यहाँ अगर स्लैक किया है मतलब t का वैल्यू 0 हुआ है ना, मतलब v स्क्वायर का वैल्यू gl cos थीटा हुआ है, हाँ या ना। यस सर। अब पॉइंट A और P के बीच एनर्जी कंजर्व करोगे तो हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस mgl 1 प्लस कॉस थीटा होगा। ये जो हाइट है ये हाइट हो जाएगी L cos थीटा, यस सर। और ये L है, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल हाइट h L प्लस L cos थीटा होगा। बोलो। यस। हाँ सर। तो अब इसमें ये वाला v स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और हाफ m हटा दो, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू gl cos थीटा प्लस 2gl 1 प्लस cos थीटा। u है 3.5 gl का रूट, तो u स्क्वायर हो गया 3.5 gl इज इक्वल टू gl cos थीटा प्लस 2gl प्लस 2gl cos थीटा। ये gl को हटा दो सब में से, है ना। So 3.5 minus 2 that is 1.5 is equal to 3 cos theta. So cos theta की वैल्यू 1/2 हो गई, मतलब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो गई। इसका मतलब है रिक्वायर्ड एंगल कितना हो गया? 120। पाई माइनस थीटा दैट इज 120 डिग्री। आया समझ में? हाँ सर। किसी ने बोला भी था ये आंसर? यस। वेरी गुड। हो गया?
बोलो, लिख लिया सबने? यस सर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सर, बाय। बाय। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय।